एक लफ्ज एबिलिटी आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है लफ्ज एबिलिटी का? किसी काम को करने की सलाहियत, किसी काम को करने की सलाहियत को एबिलिटी बोला जाता है। एक लफ्ज है कैपेबिलिटी। एबिलिटी होता है किसी काम करने की सलाहियत, एक होता है लफ्ज कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जो काम करने की सलाहियत है उसमें कितना इफेक्टिवनेस है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस का मतलब है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो। और अगर इस चीज के अंदर ये आ जाए, हाउ इफेक्टिवली, मतलब अगर कोई आपसे लव्स कैपेबिलिटी, हो सकता है कि 1 या 2 नंबर का सवाल पेपर में पूछा जाए कि लव्स कैपेबिलिटी को डिफाइन करो, तो कैपेबिलिटी की डेफिनेशन में क्या आएगा कि कोई भी एंटिटी अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करती है। अब वो कहते हैं कौन सी ऐसी एंटिटीज होती है जो कैपेबल होती है या उसके अंदर कैपेबिलिटी स्ट्रेटजीज होती है। कहते हैं कि वो सारी कंपनीज कैपेबल होती हैं जो कि अपने कस्टमर्स की नीड को पूरा कर रही होती है। जो कंपनियां कस्टमर नीड्स को इफेक्टिवली पूरा कर रही हैं वो कंपनीज कैपेबल है, उनकी कैपेबिलिटी है, उनके अंदर एबिलिटी है। और कस्टमर्स नीड्स को इफेक्टिवली पूरा करना वो बन जाती है कंपैटिटिव एडवांटेज। अब ये लफ्ज है इसके अंदर एबिलिटी, ये हमारे नहीं है। लफ्ज कैपेबिलिटी पेपर में आ सकता है। कैपेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी एंटिटी अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके किसी भी कस्टमर नीड को कितना इफेक्टिवली पूरा कर रही है या किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है। एबिलिटी टू यूज द एसेट, एबिलिटी टू यूज द एसेट या रिसोर्सेज। अब अगर एक कंपनी कस्टमर्स की नीड को पूरा कर रही है और इफेक्टिवली पूरा कर रही है एज कंपेयर टू कंपेटिटर, वो उसकी बन जाती है कंपेटिटिव एडवांटेज। अब कंपेटिटिव एडवांटेज को अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो ये हर वो बिजनेस की खूबी है जिसकी वजह से कस्टमर उसकी तरफ जाते हैं। यानी अगर आप सपोज दैट खाना खाते हैं, हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, तो अगर किसी खाने वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं किसी बेस के ऊपर, वो उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज है कि एज कंपेयर टू कंपेटिटर वो उसके अंदर खूबी है जिसकी वजह से हम उसको पसंद करें। जैसे सिंपल, अगर हम फोन लेते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं कि अच्छा जी अब मैंने सैमसंग को इस्तेमाल करना है या सैमसंग को मैंने देखा कि मैंने इसको सेलेक्ट करना है, हमसे पूछेंगे भाई क्यों सैमसंग आप ले रहे हैं, हम क्या कहेंगे जी इसके कलर अच्छे हैं, स्क्रीन अच्छी है। वो क्या चीज है? कंपेटिटिव एडवांटेज है उसकी, क्योंकि कंपेटिटर के ऊपर उसको इस बात की एडवांटेज। कहते हैं ये जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो ये आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज ज्यादा देर तक रिटेन रहनी चाहिए। अगर ऐसी कंपेटिटिव एडवांटेज कोई भी अचीव कर ले तो क्या वो लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज कहलाएगी? लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज वो चीज होगी या तो कोई इसको अचीव ना कर सके नया आपका कंपेटिटर, या अगर अचीव करना चाहता है तो उसको काफी टाइम लगे, उसको काफी एफर्ट लगे, उसके बाद ये अचीव कर सके। कस्टमर नीड क्या होती है? कस्टमर नीड, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि जी एक तो कस्टमर नीड नो लो सेलिंग प्राइस। और पेपर में आपको जब भी सवाल आएगा ना, वो ये कहेगा कि आप मुझे कस्टमर्स की नीड बताएं जिसकी वजह से कस्टमर किसी कंपनी की तरफ जाता है, सेलिंग प्राइस के अलावा क्वालिटी और
क्वालिटी कह सकते हैं, डिजाइन, और हाँ डिलीवरी टाइम, बिल्कुल सही है। जैसे सपोज दैट आपको कोई चीज चाहिए, आपको पता है कि किसी जगह से सस्ती भी मिल जाएगी और अच्छी भी मिल जाएगी, लेकिन उस दूर से आता है, डिलीवरी टाइम। अवेलेबिलिटी, हाँ ब्रांड नेम, ये कुछ और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर आपकी चीज को प्रेफर करेगा, या किसी भी एंटिटी की चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। कैपेबिलिटी क्या है? कोई भी एंटिटी अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करके अपने रिसोर्सेज को कंपैटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपैटिटिव एडवांटेज है या कैपेबिलिटी है? वो कहते हैं कि जितनी जो एंटिटी अपने कस्टमर की नीड को इफेक्टिवली पूरा करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस वाली नीड भी पूरी कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी वाली, डिजाइन वाली, डिलीवरी टाइम वाली, अवेलेबिलिटी है और ब्रांड लॉयलिटी है, ये सारी चीजें अगर हैं तो ये भी एक कस्टमर की नीड होती है। अब वो कहता है कि पेपर में ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं। फिर वो ये कह सकता है कि जनाब बताओ कस्टमर कितनी टाइप के होते हैं? एक तो जस्ट कंज्यूमर होता है ना, एक इंडस्ट्री होता है, जैसे हमारे कस्टमर एक कंज्यूमर भी हो सकता है, दूसरी एक इंडस्ट्री भी कस्टमर हो सकता है, तीसरा गवर्नमेंट भी हमारा कस्टमर हो सकता है। जैसे अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो आपसे डैम बनवाती है कंपनी, बड़े बड़े ब्रिज बनवा लेती है, फ्लाईओवर बनवा लिया, अंडरपास बनवा लिया, गवर्नमेंट भी कस्टमर हो सकती है, एक जो कंज्यूमर है वो भी आपका कस्टमर हो सकता है, और एक इंडस्ट्री भी आपके कस्टमर हो सकती है। कहते हैं ये सारी कस्टमर को नीड पूरा करने के लिए एक एंटिटी को किसी भी प्रोडक्ट के लिहाज से क्या लाएअमल करना चाहिए। पेपर में ये दो सवाल आपके लेवल तक है 4 पीस, ये हमने एक दिन पढ़ा भी था, और उससे आगे जाओगे तो वो है 7 पीस। 7 पीस अब तो शायद अब नया सब्जेक्ट आ रहा है, शायद उसके अंदर है या नहीं, पुराना सब्जेक्ट एसपीएम होता था उसमें 7 पीस थे, हमारे सिलेबस में 4 पीस। वो 4 पीस में क्या चीज आएगी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, उसका डिजाइन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स क्या है, वो क्या उसका डिलीवरी टाइम, वो सारी बातें प्रोडक्ट में आ जाती है। प्राइस, एक कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए एक मार्केट के अंदर। प्लेस, जिस तरह के आपके कस्टमर हैं वहां पर प्लेस होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल दी कि अगर सपोज दैट एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो वो एक महंगी जगह, महंगी लोकेशन पर होगी, एक सस्ती गाड़ी खरीदनी है वो एक एवरेज लोकेशन पर होगी, एक बाइक वाला बंदा है वो बाइक वाली जगह को टारगेट करेगा, एक साइकिल वाला बंदा है वो साइकिल वाली चीज को टारगेट करेगा। प्रमोशन, प्रमोशन में क्या होता है कि आप उसको एडवर्टाइज कैसे कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। एक प्रमोशन की होती है कि सर्विस आफ्टर सेल। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रिज वगैरह अगर हम खरीदे ना तो वो कहते हैं जी 2 साल के लिए ना हम फ्री सर्विस देते हैं, तो फिर जब हम IFRS 15 पढ़ते हैं तो पता चलता है उसके पैसे भी उसके अंदर ही ले लेते हैं। पढ़ लिया IFRS 15, वो सेल आफ्टर सर्विस, तो वो जो सर्विस के बाद वो सेल के बाद सर्विस देते हैं उसके पैसे भी हमसे साथ ही ले लेते हैं और उसके अंदर भी प्रॉफिट ले रहे होते हैं, और हमने वहां पर करना है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। हाँ जी, तो ये चीजें अगर मैं आपको बताऊं, इन जिसमें हमने ये जो छोटी सी समरी पढ़ी है, इसमें आपने 2 पेज पढ़े। पहला पेज इसका जनाब मैं जो हाईलाइट करवाता जाऊं उनको चाहे रट्टा लगा लेना, या मुझे नहीं लगता रट्टा लगाने की आपको जरूरत पड़े, अब बुक अपनी निकाल लो, सारी चीजें याद नहीं करनी। लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी reflect the ability of an entity to use and exploit resources available to it through the competence developed in the activities and process it performs। ये चैप्टर नंबर 8 है, इंटरनल एनालिसिस का। ये कंपनी इंटरनल एनालिसिस से क्या मुराद है? कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट, वो किस तरह से मूव करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है लफ्ज? द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू यूज एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट, बस यही कैपेबिलिटी की डेफिनेशन है। आगे लिखा हुआ है
through the competence developed in the activities and process it perform, कि जो अपनी एक्टिविटीज और प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उससे जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए वो कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, वो कैपेबिलिटी है। आगे बस उसकी एक्सप्लेनेशन है, द वे इन विच दीज एक्टिविटीज आर लिंक्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ कोर कंपिटेंस। कोर कंपिटेंस किसे कहते हैं? कोर कंपिटेंस मेन जो उसका जो उसकी एक कंपैरेटिव एडवांटेज है उसे कोर कंपिटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, वो उसकी कोर कंपिटेंस है। मतलब मिसाल के तौर पर एक फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाला जो कहता है कि जनाब वो ना सारी चीजें कमाल की बनाता है, लेकिन वो जो पॉलिश है ना वो आउटसोर्स करता है, या उसमें वो कोर कंपिटेंट नहीं है। बाकी सारी चीजें उसकी ज्यादा परफेक्ट है, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन वो जो पॉलिश करता है ना वो उसमें एक्सपर्ट। जिसमें एक बिजनेस एक्सपर्ट है या जो उसकी मेन प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं कोर कंपिटेंस। अक्सर आपने लफ्ज आउटसोर्स का सुना होगा I2B में। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि कोई कुछ काम बाहर से करवा लेना। वो कहता है कि जिसमें आप कोर कंपिटेंट हो वो खुद कर लो, जिसमें आप कोर कंपिटेंट नहीं हो वो आप। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मेन काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। उसके अंदर अकाउंटिंग भी होगी, वो अकाउंटिंग के लिए कोई फर्म हायर कर ले, फर्म को अपने सारे अकाउंट्स का काम दे देगी, यार ये हमारे अकाउंट्स का काम आपने संभाल। अब इसका मतलब है उसने अपनी अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि उसमें वो कंपिटेंट, उसको कानूनी पेचीदगियों में प्रॉब्लम आते रहते हैं। वो एक लॉयर फर्म को हायर कर लेते हैं कि यार हमारे ना जो मामला है ना ये आपने देखने। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपने लोग अकाउंटिंग में भी एक्सपर्ट करने लग जाएगा, लीगल मामला में भी एक्सपर्ट करने लग जाएगा, तो उसका ध्यान अपनी मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है। तो कोर कंपिटेंस कहते हैं जो उसका मेन एक्टिविटी है, और वो कोर कंपिटेंस ही आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बनती है, वही आपको बाकी कंपेटिटर से अलग करती है, बेहतर करती है। तो कहता है कि बैलेंस ऑफ कोर कंपिटेंस अक्रॉस द एंटिटी above all the capability of the entity depends upon its ability to exploit and sustain the source of competitive advantage over the time। डेफिनेशन आपने अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की आ जाती है ना तो आप सॉरी कैपेबिलिटी की, वो आपने ऊपर वाली लिखनी है डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू यूज एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट थ्रू देयर प्रोसेस एंड एक्टिविटीज परफॉर्म। वो जो एक्टिविटीज और प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम कैपेबिलिटी कहते हैं। हाउ टू सिंपल वो कहते हैं अचीविंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड इज द फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग अचीविंग। कहते हैं कि अगर जिस बंदे को कस्टमर की नीड का पता चल गया वो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज भी अचीव कर लेगा, और वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो दूसरे लोगों से बेहतर हो जाएगा। तो मेन क्या है? कस्टमर की नीड की अंडरस्टैंडिंग। फिर कस्टमर की नीड क्या है? मेन कस्टमर बाय प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फॉर अ रीजन। कहते हैं सबसे बड़ी रीजन क्या है? दैट इज द चीपेस्ट ऑन ऑफर, मतलब लो सेलिंग प्राइस। इसके अलावा क्या है? बेटर क्वालिटी, बेटर डिजाइन, अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस ऑफ परचेज, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग या सेल प्रमोशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसकी ऐड आ रहे होते हैं तो हम वो चीज खरीदते हैं। वो कहते हैं इस वजह से मजीद वो, इस पेज के अंदर आपने कैपेबिलिटी की डेफिनेशन याद रखनी है और कस्टमर्स की नीड को देखना है बस। बाकी एक दफा पढ़ लेना, और पढ़ना भी इस तरह से रट्टा नहीं लगाना, इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कस्टमर कितने टाइप के होते हैं? कंज्यूमर होता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स होते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड। ये आपको पेपर में ना ये ऐसे ना छेड़ने के लिए सवाल आते होते हैं। वो नंबर ऑफ कस्टमर टाइप्स आ जाए, किसी ने क्या लिखना है? कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, वो इस तरह के कस्टमर हम लिख कर आ जाए। 4 पीस, ये पेपर में सवाल किस तरह से आ सकता है? 4 पीस ऑफ द मैट्रिक्स मार्केटिंग मिक्स। पेपर में वो एक पैराग्राफ बना देगा और उसके अंदर कहीं कहेगा कि आप इसको मार्केटिंग 4 पीस मिक्स के अंदर बताएं। तो लिखना सारा यही है, वो एक पूरा पैराग्राफ होगा जिससे के अंदर किसी एक जगह पर हमें पता चलेगा कि हमने 4 पीस लिखने। वो ये कहेगा कि एक एंटिटी ने
जब भी अपनी प्रोडक्ट यानी ऑफर करते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं, क्योंकि मार्केट में मिक्स है ना ये, तो वो क्या क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। फलाम बंदे ने 4 पीस बताए थे, तो बताओ उसको इलेबोरेट करो। तो मार्केटिंग मिक्स आपने इस चीज को देखना है। 4 पीस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें आती हैं जी? डिजाइन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, इन एडिशन टू प्रोडक्ट इटसेल्फ, फीचर, शॉर्ट लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, रिलायबल डिलीवरी। प्रोडक्ट फीचर आल्सो इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विस एंड वारंटीज। ये प्रोडक्ट के बारे में कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितने टाइम में डिलीवर करते हैं, अवेलेबल कहाँ कहाँ पर है, आफ्टर सर्विस सेल्स है वो भी, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट की फीचर्स हैं वो आप प्रोडक्ट में लिखें। ये सर्विस के बारे में वो कह रहा है। प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सम कस्टमर माइट बी परसुडेड टू परचेज बाय लो प्राइस या बाय ऑफर एन अट्रैक्टिव डिस्काउंट। हाँ, कुछ लोग डिस्काउंटेड प्राइस को नेगेटिव भी लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये सस्ती चीज क्वालिटी खराब हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि महंगाई के दौर में वो कहते चलो कोई नहीं, खराब भी है, चलो चीज तो है, तो इसलिए वो उस चीज को प्रेफर अब कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर 5% होंगे जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी है, वो कहते हैं जी चीज अच्छी होनी चाहिए, कीमत का जो मर्जी, वो सिर्फ 5% है। वो बेसिकली नीश मार्केट बन जाती है, वो एक स्पेसिफिक कस्टमर को उन्होंने टारगेट किया होता है, वो अपनी सस्ती चीज भी महंगी करके बेचते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि चीज महंगी है, क्योंकि माइंड सेट है ना। प्लेस, प्लेस रेफर टू वे इन विच कस्टमर ऑब्टेन द प्रोडक्ट या सर्विसेज। प्रोडक्ट माइट बी बॉट इन अ शॉप या सुपरमार्केट या स्पेशलिस्ट सप्लायर या बाय मींस ऑफ डायरेक्ट डिलीवरी टू द कस्टमर प्रेमिसेस और इंटरनेट। प्लेस, आपने वो जगह, वो चीज कहां पर बेचनी है, वो एक शॉप भी हो सकती है, जैसे अगर आप एक शॉप पे रख दें, एक ग्रोसरी बड़ी सुपरमार्केट हो सकती है, जैसे शॉपिंग मॉल जितने बड़े होते हैं उसके अंदर, या आप ऑनलाइन बेच सकते हो या डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। अब तो पहले होता था टेलीकॉल, वो एक नंबर देते होते थे कि अगर आपको, अब तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई है ना कि आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हो, व्हाट्सएप में भी आ गया। पहले टेलीकॉल होती थी, वो एक बताते थे कि अगर आप इस फोन नंबर दिया जाता था, फिर वो ऑर्डर प्लेस होते थे, वो भी एक फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन अब तो वो सब खत्म हो गया। प्रमोशन रेफर टू द विच प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड एंड प्रमोटेड। It is also include direct selling by sales for including tele sales। ये भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद it is important in strategic analysis to understand what customer will want to buy and why some product service will be more successful। ये तो बाद में प्रमोशन खत्म हो। ये 4 पीस है, ये पेपर में सवाल आ सकता है मैक्सिमम 6 नंबर का। नाम क्या आ जाएगा? मार्केट मिक्स। ठीक है, उसके बाद मेन काम CSF फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कोई भी प्रोडक्ट क्यों कामयाब होगी, कोई भी प्रोडक्ट क्यों कामयाब होगी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो फैक्टर्स जिसने किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस, किसी भी बंदे के लिए कामयाबी के जमानत है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे एक बंदा कहता है यार मैंने सीए करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो आप उनको मशवरे देते हो जो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, वो सारे की सक्सेस फैक्टर्स। आपने जो जो बातें, जो जो आपको लगता है ना कि इससे बंदा पता है सब, लेकिन वो दूसरों को मशवरे करने देने के लिए होता है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए काम नहीं होता। आपने सबसे पहली बात मतलब क्या करनी, उसे रोजाना क्लासेस लेनी है, रोज का काम रोज करना, टेस्ट तो कोई छोड़ना नहीं है। वो सारी बातें जो आप लोग करोगे, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसी तरह बिजनेस के क्या फैक्टर्स हैं? मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैंने ये पेन बेचना है, हम कहते हैं कि जनाब इसके क्या सक्सेस फैक्टर है, इसमें पहले तो 4 पीस होने चाहिए, प्राइस इसकी कंपेटिटिव होनी चाहिए, उस प्लेस पर हो जहां पर इन लोगों को इसकी जरूरत हो, इसकी आप प्रमोशन करें, सेल एक्टिविटीज करें,
तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ना कि सिर्फ किसी प्रोडक्ट के होते हैं, वो किसी बंदे के भी हो सकते हैं, वो किसी बिजनेस के भी हो सकते हैं, वो किसी मार्केट के भी हो सकते हैं, वो किसी प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, और सर्विसेज के भी हो सकते हैं। जैसे आप ऑडिट फॉर्म बनाते हो, सवाल आ सकता है आपको पेपर, ऑडिट फॉर्म के की सक्सेस फैक्टर बताएं। सबसे पहले आपको लोकेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, आपके जो स्टाफ है वो बड़ा कंपेटिटिव होना चाहिए, मतलब वो सारी खूबियां जिसकी वजह से आपकी फर्म कामयाब हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ये लफ्ज आपने बार बार सुनोगे, CSF, और अगला लफ्ज सुनोगे KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपने टारगेट सेट किया कि मैंने 5 लाख की सेल्स लेनी है, आपने कितनी सेल्स दी या मुझे मंथली कितनी सेल्स चाहिए, दैट इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये हमेशा मेजरेबल होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। क्या होगा, मेजरेबल। किसको मेजर करेगा, आपके सक्सेस फैक्टर को। सक्सेस फैक्टर को अगर आप क्वांटिफाई कर लो, क्वांटिटी में बता दो, अमाउंट्स में बता दो, परसेंटेज में बता दो, उसे कहते हैं KPI। मिसाल के तौर पर इसने 10% प्रॉफिट अर्न किया, ये KPI है। दूसरी कंपनी ने 12% प्रॉफिट अर्न किया, मतलब आपके सक्सेस को एक मेजर किया जा रहा है, उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आता है कि KPI तो नहीं आएगा, KPI में अगर आ भी गया तो हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है कि अच्छा जी 5 लाख की सेल्स अचीव कर ली, इतनी हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, वो हम एक अमाउंट फॉर्म में बताएंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आज ये अगर डेफिनेशन को अब ना की पॉइंट्स को देखा करें, बाकी अंग्रेजी आपकी ठीक हो जाएगी। आप जितनी मर्जी अच्छी अंग्रेजी लिखे, की वर्ड नहीं लिखोगे ना, तो ये लोग कहते हैं ना रट्टा लगाना है, आप 90% लोग रट्टा नहीं लगा पाते वर्ड टू वर्ड, 10% गॉड गिफ्टेड होते हैं जो पूरी किताब याद कर लेते हैं। बाकी लोग जो पास हो जाते हैं ना, उनको की वर्ड्स आते होते हैं, बाकी अंग्रेजी हो जाती है। Critical success factors are factors that are essential to strategic success of a business entity. वो फैक्टर जो बिजनेस की सक्सेस के लिए होते हैं, they have been defined as those component of strategy in which organization must excel to outperform competition. Those components of strategy, प्लानिंग के वो यानी स्ट्रेटजी कहते हैं प्लानिंग को, in which organization must excel to outperform competition, मतलब कंपटीशन में बाकी सबसे परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स क्या कहलाएंगे, CS। अब आगे एग्जांपल्स, पेपर में अगर आपके पास कोई भी नया बिजनेस की या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के की फैक्टर पूछे तो आपने इसको दिमाग में रखना है, और ये बिजनेस है सर्विस का, किसी भी सर्विस बिजनेस के बारे में वो आपसे सक्सेस फैक्टर पूछे ना, हमने कुछ एक सर्विस का पढ़ लेंगे, एक मैन्युफैक्चरर का पढ़ लेंगे, एक रिटेलर का पढ़ लेंगे, आपने उसको बेस बनाकर पेपर में हो जाएगा, लेकिन पता हो कि ये हमने लिखना क्या है। पहले सवाल ये है, अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट हैज एन ऑफिस इन अ मेजर पाकिस्तान सिटी। वो कहते हैं एक फर्म है अकाउंटेंट्स की जिसके पाकिस्तानी सिटी के अंदर काफी ऑफिस है, द पार्टनर्स आर कंसीडरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। ये उसने हमें हिंट दे दिया कि अभी कोई भी बिजनेस एक्सपैंड करना है या नया बिजनेस लेकर आना है, उसकी नेचर समझ के जवाब देना है। अब ये तो अकाउंटिंग फर्म बनाने जा रहा है, एक बंदा कोई डॉक्टर है वो अपनी क्लिनिक बनाना चाहता है, कोई और बंदा है वो सिक्योरिटी की सर्विसेज देना चाहता है कि वो कंपनीज को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करने के लिए वो काम करता है, कोई बंदा है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाता है, ERP का काम करता है। कहते हैं कि नया बाय ओपनिंग एन अदर ऑफिस इन एन अदर सिटी 50 माइल्स अवे, 50 मील के दूर पर वो एक और ऑफिस बनाना चाह रहे हैं। The partner wants to expand their business, but they are cautious about investing in a project that might not succeed and might cost them a lot of money. They have a meeting to discuss the factors
दैट वुड बी क्रिटिकली टू द सक्सेस ऑफ, कहते हैं नए ऑफिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। काम क्या करने जा रहे हैं, काम क्या है अकाउंटेंट की फॉर्म में, कहते हैं दे आर फॉलोइंग लिस्ट, ये आपके सक्सेस फैक्टर्स हैं, ये पेपर में आपने लिखने होंगे। इंप्लॉइंग टॉप क्वालिटी अकाउंटेंट्स फॉर द न्यू ऑफिस, है सक्सेस फैक्टर या नहीं, कहते हैं टॉप क्वालिटी बंदे ये नहीं वो हायर करें। ऑब्टेनिंग अ मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट, उस जगह के लिए कोई एक नंबर सेट करे कि यार इतने तो कम से कम मेरे पास क्लाइंट होने चाहिए, तो वो ढूंढे कॉर्पोरेट क्लाइंट। फिर ऑब्टेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ, इसे हम कहते हैं लिस्टेड। अक्सर आपने अभी आप लोगों ने फर्म की बातें सुनना शुरू कर दी होगी कि ये फला फर्म के पास लिस्टेड क्लाइंट है, फला फर्म के पास लिस्टेड क्लाइंट नहीं है। अब कॉर्पोरेट वो होते हैं जो लिस्टेड क्लाइंट है और बाकी प्राइवेट। कहते हैं कि आप उस ऑफिस के लिए कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट लिस्टेड भी ढूंढे और कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट प्राइवेट भी होने चाहिए। ऑफरिंग फुल रेंज ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटेंसी सर्विस, आप ऑडिट की सर्विस दें उनको, वहां पर टैक्स की सर्विस भी होनी चाहिए, ईआरपी की सर्विस होनी चाहिए, बुक कीपिंग की सर्विस होनी चाहिए, यानी उस ऑफिस में आप सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। फिर लोकेटिंग अ न्यू ऑफिस इन अट्रैक्टिव सिटी सेंटर प्रेमिसेस, एक अच्छी जगह पर एक अपना ऑफिस भी सेट करें। कहता है न्यू बिजनेस के लिए ये सक्सेस फैक्टर है। ये कौन सा बिजनेस है, सर्विसेज बिजनेस। अब वो ऑडिट का नाम चेंज करके आपको कोई और सर्विसेज देते थे, हमने भी क्या कहना है, टॉप क्लास कंपिटेंट बंदे हायर करने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स उनके जो जो रेंज के अंदर आते हैं वो हायर कर होने चाहिए, उसके बाद उन्हें सारी सर्विसेज जो उस रेंज के अंदर आती हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और उसका जो ऑफिस है वो एक अच्छी प्रेमिसेस पे, अच्छी लोकेशन पे, अट्रैक्टिव जगह पर होनी चाहिए। ठीक होगी बात। अब आगे ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। All these factors could be important. I might help the new office to the success. However, not all of them might be critical to the success of the venture. कहता है ये जरूरी नहीं होता, ये तो उसके ना लिमिटेशन में आ जाता है CSF की, कि जरूरी नहीं है कि सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो सक्सेस फैक्टर्स हो। फिर एक और चीज आती है मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। स्पोर्ट्स कार की बात करते हैं, इसके सक्सेस फैक्टर नॉर्मल आप बताएं, एक स्पोर्ट्स कार है, उसके नॉर्मल सक्सेस फैक्टर कौन कौन से, इसको पढ़े बगैर एक स्पोर्ट्स कार है, वो जो बचपन में आप लोग देखते भी होंगे, शायद लड़के देखते हैं, लड़की को तो नहीं पता, वो जो गाड़ियां भागती रहती हैं, वो मैच हो रहे थे, स्पोर्ट्स कार, उसमें क्या क्या सक्सेस फैक्टर होंगे। इंजन, बिल्कुल, एक गाड़ी है तो उसका एक पावरफुल इंजन होना जरूरी है। हाँ, एक अट्रैक्टिव लुक होनी चाहिए उसकी। स्पोर्ट्स कार है, वो चलाना नहीं है, स्पोर्ट्स कार की है। चले अब देखें जरा, द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये सवाल है नीचे जवाब होगा। अ सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स कार कंपीटिंग विद प्रोड्यूसर सच एज फरारी, ये मर्सिडी लिखा हुआ है, Mirasi लिखा हुआ है, whatever, need to understand the critical success factor enable their products to compete successfully in the market. अब देखो, after an analysis of the market and competition they might decide to the CSFR. पहला, building cars that match competitors in performance, top speed, acceleration, engine capacity, and also sell at price that 10% less than the main competitors. Speed, acceleration, engine capacity और फिर selling price, चार उसने सक्सेस फैक्टर बताए। कहता है वो फैक्टर जो एक कंपेटिटर के मुकाबले में चीजें हों, कम से कम टॉप स्पीड, उसकी जो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए। एक्सीलरेटर का पता नहीं, स्पीड नहीं होती वो। हाँ, मेन एक्सीलरेटर क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है ना, ये रुकी होती है। अब जब हमने रेस देनी होती है, ये चलानी होती है। अब कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं कि वो विद इन मिनिमम टाइम स्पीड पकड़ लेती है, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियां है ना, ये स्पीड लेते टाइम लेती है, और जो मैनुअल है, अब जो लोग अब मैनुअल गाड़ी चलाते हैं वो बोर हो जाते हैं इस पे ऑटोमेटिक पे, और जो ऑटोमेटिक चलाते हैं उन्हें मैनुअल चलानी नहीं आती। ये बात सच है। तो मैंने कभी भी, जब आप लोग भी
इंशाल्लाह, जाहिर सी बात है, गाड़ी तो सीए वाले बंदे के नसीब में है ही है। ये बहुत ही कोई किस्मत का मारा हो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको गाड़ी नहीं मिली। अदरवाइज आप लोगों ने सीए सीए इंटर के बाद गाड़ी कंफर्म है, चाहे वो 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, गाड़ी कंफर्म मिलनी मिलनी है। बस अल्लाह बाकी जिंदगी रखे सबकी। अब उसमें मैं हमेशा मशवरा ये देता हूं कि आप लोग ना गाड़ी मैनुअल सीखें। मैनुअल सीखने के बाद चाहे ऑटोमेटिक चलाएं, जो मर्जी करें, मैनुअल सीख, अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी सीख ली, आपको मैनुअल सारी जिंदगी नहीं चलानी। मैं बात कंफर्म है। अगर आपने मैनुअल सीख ली तो फिर गाड़ी कोई भी चला सकते हो। तो मैनुअल गाड़ी सीखना एक जरूरी है, और ये सबके लिए जरूरी है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के। क्योंकि अब ये जो लड़कों की फील्ड में अब लड़कियां आ गई है ना, तो इन्होंने बिहेव भी लड़कों जैसा करना चाहिए, और इस तरह से होना भी चाहिए। अब आप लोगों के अंदर खतूनियत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक पार्सल कंपनी है। अच्छा, पहली मजे की बात क्या है, आपको शायद शुरू शुरू में ना मैंने ऐसे कुछ आपको बिजनेस के टास्क देता होता था। क्यों देता था? क्योंकि हमें पता था कल को वो किसी के सक्सेस फैक्टर पूछे, हमें उस प्रोडक्ट का ही ना पता हो। जैसे पार्सल कंपनी है, हमें ये भी ना पता हो पार्सल कंपनी है क्या, उसके अंदर होता क्या है। कल कोई कोई कंपनी का नाम वो दे दे, किसी प्रोडक्ट का नाम दे दे, हमें कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। एक पार्सल कंपनी है। पार्सल कंपनी होती कौन सी है भला? ये जो टीसीएस है, जो ये चीजें। अब इसके सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं? सबसे मेन सक्सेस फैक्टर पर क्या है? टाइम पे डिलीवर करना। अच्छा, कुछ पार्सल कंपनीज क्या होती है, जो जो उनके परमानेंट क्लाइंट होते हैं ना, उनको वो यानी पिकअप की भी सर्विस देती है। पिकअप से मुराद ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई हम आपका पार्सल आपके घर से आकर लेकर जाएंगे। आजकल ये चीज आम है। सपोज दैट आप एक दराज के ऊपर कोई चीज बेच रहे हो, या किसी भी चीज प्लेटफॉर्म पे बेचते हो, आप अपने घर में स्टोर बनाया हुआ है, आपने एक पार्सल कंपनी के साथ, चीता कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई जब भी हमें ऑर्डर आएगा ना, आपने हमारे स्टोर से चीज उठानी है और हमारे कस्टमर तक डिलीवर करनी। अब जो कंपनी ये सर्विस देगी, ये उसके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और मेन इसका टाइम क्या है? रिलायबल और शॉर्ट टाइम के अंदर डिलीवर। अब इसके सक्सेस फैक्टर, कलेक्टिंग पार्सल फ्रॉम कस्टमर क्विकली as soon as possible after the customer has asked for the parcel to be delivered, providing rapid and reliable delivery। हमने अभी 3 चीजों के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पढ़े। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं ताकि वैसे जब थोड़े से आप, ये एक है इसके, A coffee hub is a newly established chain। यहां पर पहले बात, ये मेन चीजें क्या चीजें? न्यूली established chain offering gourmet blend coffee in a variety of flavors in a state of the art customer friendly coffee house। It imports the highest quality of coffee beans from supplier around the globe। Besides on operated coffee house, it has issued operating license to other stores as well as well। TCH also offer packed coffee of online customer require less the activities to be carried out। इसमें ये activities है, ये उसका नहीं है, ये वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ये भी इस होता कोई सक्सेस फैक्टर का हिसाब के साथ ही है कि वैसे अगर हम देखें तो इसके सक्सेस फैक्टर क्या होंगे? एक कॉफी शॉप के क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए, जो ऑनलाइन कस्टमर के उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। पैकिंग इतनी अच्छी हो कि वो जाते जाते वो चीज ठंडी ना हो, और एक खूबसूरत पैकिंग होनी चाहिए। तो 4 से 5 किसी भी बिजनेस के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लिखना एक नॉर्मल बात होती है। हमने करना क्या है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये प्राइमरी चेन में आता है, तो प्राइमरी चेन अभी हमने नहीं पढ़ा, उसके बाद का टॉपिक है पेपर में। अगर आपको एक सवाल आ सकता है, CSF और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के कंपैरिजन।
इसको अगर आप 4 दफा भी पढ़े, 5 दफे भी पढ़े, 6 दफे भी पढ़ेंगे ना, आपको इसका की पॉइंट नजर नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट है ना। ये तो केपीआई की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, मेजर्ड टारगेट्स फॉर सीएसएफ आर कॉल्ड, ये जो ऊपर वाली 3 बातें हैं ना, बुक तो है ना आपके पास, 2-3 दफा पढ़े, मुझे सिर्फ ना इसमें से की पॉइंट बताने, हर पॉइंट में से किसके अंदर की पॉइंट कौन से, सीएसएफ एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर की पॉइंट कौन से। 2 मिनट लगाएं जल्दी से, ये तीनों पॉइंट पढ़ने हैं। पढ़ के बता देना, फिर मैंने पूछना है कि कौन से कीवर्ड आपने ढूंढे। डन। पहले पॉइंट में कौन सा मेन की पॉइंट की वर्ड्स आपको नजर आए? आइडेंटिफाई सेवरल स्टेजेस, मतलब यह है कि जो सक्सेस फैक्टर्स है ना, किसी भी प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस पर होते हैं। ठीक है, चलो और दूसरे में दूसरा पढ़ा ही नहीं है। ability to achieve the critical success। तीसरे में सेटिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वही परफॉर्मेंस टारगेट्स है या हाँ जी। अब मैं हाईलाइट करूं, स्ट्रेटजिक पोजीशन, स्ट्रेटजिक चॉइस, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन। अब आप इसके बारे में सुने। स्ट्रेटजिक पोजीशन का मतलब है, क्या मतलब है, जो ऑलरेडी पोजीशन, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो क्यों कामयाब है, उसके कौन कौन से सक्सेस फैक्टर्स। स्ट्रेटजिक पोजीशन का मतलब होता है ऑलरेडी स्टेट, ओरिजिनल हालत, उसे कहते हैं पोजीशन, स्ट्रेटजिक पोजीशन। ऑप्शन चॉइस, उसको चेंज करने के क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने, कैसे इसको इंप्रूव करना है। पोजीशन का क्या मतलब है, एग्जिस्टिंग हालत में उसके कौन, किस वजह से वो, उसके कौन कौन से की सक्सेस फैक्टर है। चॉइस का मतलब क्या है, उसको मजीद इंप्रूव करने के या कंपैरेटर से ऊपर जाने के लिए कितनी चॉइसेस है। और इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि वो जो चॉइस यानी सेलेक्ट कर लिया, अच्छा मेरे पास ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और इसको मैंने फला फला चीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, और फिर जब इंप्लीमेंट करना है तो फिर टारगेट सेट करना है, और उसको अचीव कितना किया है आपने, किस हद, वो जब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप सेट करोगे, आगे जाकर हमारा जो टॉपिक है वो बेंचमार्क है। बेंचमार्क किसे कहते हैं भला, स्टैंडर्ड सेट करना। और अगर हम उस बेंचमार्क से नीचे हैं तो हम लो परफॉर्मर हैं, ऊपर चले गए तो हम हाई परफॉर्मर हैं। तो इसमें अगर आप इसको आप पढ़ें, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर शुड बी आइडेंटिफाइड
at several stages in the strategic planning process. ये तो एक नॉर्मल बात उसने की है. अब याद है, CSF should be identified during the process of assessing strategic position. Management needs to understand the main reason why particular product या services are successful. ये किसकी डेफिनेशन है भला? ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन की डेफिनेशन है. अगर आई कैप स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक चॉइस और स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की डेफिनेशन पूछ लेना, किसी को मिलनी नहीं पूरी किताब के अंदर. ये अब मैं इसको एक और हाईलाइट करने लगा हूं. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड द मेन रीजन व्हाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर सर्विसेज आर सक्सेसफुल. क्या मतलब है? ये जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है हमारी जिस हालत में है वो क्यों कामयाब है, उसकी कामयाबी की क्या वजह है, या उसके लिए कोई अगर अच्छी बात है तो वो उसका की सक्सेस फैक्टर या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. ऊपर क्या लिखा हुआ है? वो एक नॉर्मल बात है कि जो सक्सेस फैक्टर्स है ना, वो ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल ड्यूरिंग द टाइम हम उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं. और मेन काम क्या? अब आगे देखें. CSF आर इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस. अब स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात होगी. A business entity should select strategies that will enable it to achieve a competitive advantage over its competitor. वो क्या चाहता है कि वो competitive advantage अचीव करे. competitive advantage अचीव करने का मतलब क्या है? अपने competitor से बेहतर हो. कैसे? These are strategies where entity has the ability to achieve the critical success factor for its product या service. फिर implement. Important for strategy implementation. Performance target should be set. जब आपने कोई चॉइस सिलेक्ट कर ली कि हमने इस तरह से अपनी कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करनी है, तो उसके लिए फिर आप टारगेट सेट करोगे. परफॉर्मेंस टारगेट शुड बी सेट फॉर ईच CSF. आपने एक अपना फैक्टर सेट किया कि ये मेरा सक्सेस फैक्टर है. फिर उसके लिए आपने कहा कि ठीक है, मैंने इस साल 5 लाख की सेल्स अचीव करनी है. जब आपने 5 लाख का लफ्ज बोला और आपने फिर कहा कि मैंने हर महीने कितनी सेल अचीव करनी है, ये क्या है? जब आपने अमाउंट आइडेंटिफाई कर दी तो वो बन गया KPI. आगे क्या लिखा हुआ है? This involve deciding to measure of performance. These can be used assess each success factors and then setting quantified target. Quantified मतलब क्या होता है? Quantity achievement within the given period of time. Measure targets for CSF are called. उसके बाद ये एक भाई साहब हैं और ये पेपर में एक दफा 10 नंबर का सवाल आया. जॉनसन एंड शॉल्स. उसने कहा है कि जनाब 6 स्टेप इसने कहा है किसी भी सक्सेस फैक्टर के, और ये 6 के 6 आराम से सबको पता चल जाते हैं. सबसे पहले आप खुद बताएं, सबसे पहले क्या देखना है? सक्सेस फैक्टर्स हैं कौन से? हर बिजनेस के अपने सक्सेस फैक्टर होंगे. तो सबसे पहले वो कहता है आइडेंटिफाई करो क्या क्या वजह है जिसकी वजह से. ये कैसे सक्सेस फैक्टर पता चलता है? मार्केट से, अपने कंपेटिटर से, बेस्ट कंपेटिटर से. वो क्या ऐसा करते हैं? आइडेंटिफाई व्हाट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द क्रिटिकल सक्सेस. अगर सपोज दैट वहां पर ऊपर लिखा हुआ है एक सक्सेस फैक्टर है लो सेलिंग प्राइस. अब इसका लिंक देखना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर सक्सेस फैक्टर है क्या, कौन सा, उसको अचीव कैसे करना है. ऊपर लिखा हुआ है जी लो सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारी चीज बिकना शुरू हो जाएगी, हमारे लिए ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाएगी, हमारे लिए एक सक्सेस फैक्टर बन जाएगा. अब जाहिर सी बात है कीमत कम करोगे तो फिर आपने अपनी कॉस्ट भी तो कंट्रोल करनी है. फिर उसके बाद इट इज यूजफुल थिंक अबाउट कस्टमर नीड्स एंड 4 P's ऑफ मार्केट मिक्स व्हेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द CSF. कहता है वो 4 P's का बड़ा ख्याल रखना. 4 P's बजाते खुद एक P सक्सेस फैक्टर है. प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर आप CSF की बात कर रहे हैं, KPI. KPI तो CSF को मेजर करने का नाम है. की सक्सेस फैक्टर, उस फैक्टर को क्वांटिफाई कर देना. आपने, मैंने कहा जी सेलिंग प्राइस कम कर दो, ये CSF है. आप इसकी कीमत 5% कम कर दो, ये KPI. क्वांटिफाई कर देना KPI. क्या लिखा हुआ है यहां पर? मेजर टारगेट्स फॉर CSF आर कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. उसके बाद ये सिंपल सारी बातें. आगे यहां पर देखें, वो कहता है ये पेपर में सवाल आपको आ सकता है. वो कहेगा
ये मेरा एक सक्सेस फैक्टर है, इसको बताओ अचीव कैसे करना है। ये दूसरा पॉइंट यहां पर देखना जरा, इफ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज प्रॉम्प्ट डिलीवरी आफ्टर रिसीट ऑफ ऑर्डर, हाउ टू अचीव a critical competence might be fast production cycle, maintenance adequate, इसके लिए आपके पास प्रोडक्शन साइकिल बड़ा फास्ट होना चाहिए और आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए, तब आप फास्ट डिलीवर कर सकते हो। इफ अ क्रिटिकल फैक्टर इज लो लेवल ऑफ शेयर रिटर्न, आप कहते हो कि आपकी शेयर रिटर्न ना हो, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिटिकल कंपिटेंस माइट बी जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्शन या आइडेंटिफाई 100% ऑफ डिफेक्ट्स ऑन इंस्पेक्शन, या तो जीरो डिफेक्ट्स हो या फिर आप जब इंस्पेक्शन करते हो तो जितनी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी निकाल दें। तो पेपर में सवाल आ सकता है आपको कि ये मेरा सक्सेस फैक्टर है, आप उसकी कंपिटेंस बताएं। सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफाई द सक्सेस फैक्टर, फिर क्या था हाउ टू अचीव, फिर तीसरा फैक्टर है एंटिटी शुड डेवलप द लेवल ऑफ क्रिटिकल कंपिटेंस that acquires ability to gain comparative advantage। आइडेंटिफाई करें सक्सेस फैक्टर, क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से वो अचीव हो सकता है, फिर वो जिस तरह से अचीव हो सकता है वो कंपिटेंस डेवलप भी करे। यानी सपोज दैट हमें की सक्सेस फैक्टर का भी पता चल गया, साथ साथ क्लासेस लेनी है सीए में पेपर पास करने के लिए, ये की सक्सेस फैक्टर है। फिर इसको अचीव कैसे करना है, फिर उसके बाद वो आपके अंदर वो कंपिटेंस होनी भी चाहिए, आपको सुबह 8 बजे उठना भी है, फिर पहुंचना भी है, वो सारी कंपिटेंस होनी चाहिए। अब फिर ये नहीं कि दुआएं करें कि 8 बजे क्लास है तो सरफराना आए ही ना। किसने दुआ की थी सच बता, इसने? अच्छा आपने की थी बस, क्योंकि सुबह वाले माहौल में ना नींद बड़ी प्यारी आती है। आज बारिश वाले मौसम में तो ऐसा ही होता, मुझे तो सारे मैसेज किए कि आज इतनी बारिश है कि बस हमने भी साथ वो बह जाना है पानी के साथ, क्लास ना ले आज। कहने का ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करना सक्सेस फैक्टर, दूसरा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तीसरा जो जरूरी है वो डेवलप भी करना है। तीन उसने बताया स्टेप, पहला स्टेप, अगले तीन और है, पिछले तीन और है। पहला क्या है, आइडेंटिफाई करना की सक्सेस फैक्टर, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है उसको अचीव करने के लिए, और वो जो नेसेसरी है, जो कॉम्पिटेंस है, उसको डेवलप भी करना है। ये वो जॉनसन और शॉर्ट्स भाई साहब कह रहे हैं। आगे चलते चौथे नंबर पर, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिर आप आइडेंटिफाई करें कि ठीक है अचीव कर रहे हो तो पता तो चले किस किस कितना हम कामयाब हुए हैं, हमने कितने परसेंट अचीवमेंट की है, वो फिर उसको क्वांटिफाई भी करो। तो आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर ईच क्रिटिकल कंपिटेंस। पांचवें नंबर पर, गिव एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल कंपिटेंस फॉर ईच एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस such so that competitor will find it difficult to achieve at matching level of the। कहते हैं ठीक है आपने कंपिटेंस डेवलप भी कर ली, फिर कंपिटेंस डेवलप करो हर तरह से। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक चीज पर तो काम कर लिया बाकी चीज आपकी रहेगी। मिसाल के तौर पर हमने अभी कहा कि आपने अगर फास्ट डिलीवर करना है ना, तो आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी फास्ट होना चाहिए, आपके पास एक इन्वेंट्री का लेवल भी होना चाहिए, फिर आपके राइडर भी एक्टिव होने चाहिए। आपने इन्वेंट्री तो रख ली, लेकिन वो राइडर भाई साहब का तेल ही खत्म हो जाता है, उसके बाइक खराब हो जाती है या उसमें कोई मसला आ जाता है, तो मेन टारगेट अचीव तो नहीं हुआ। या आपने फास्ट प्रोडक्शन साइकिल तो कर लिया, लेकिन जस्ट इन टाइम के ऊपर कर रहे हो, मतलब जैसे ऑर्डर होता है तब प्रोडक्शन करते हो, आप इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन। कहता है अगर आपने ये की सक्सेस फैक्टर अचीव करना है तो फिर आपको हर एस्पेक्ट में कंपिटेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी एक एस्पेक्ट में आप कंपिटेंट हो जाए, दूसरे एस्पेक्ट को छोड़ दे। लास्ट, मॉनिटर firm's achievement for its KPI and also monitor competitive performance of the। अपने कंपेटिटर की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखो, ये ना हो कि आप अपने आप में खुश रहो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल भला क्या है, परवेज मुशर्रफ को शायद आप थोड़ा बहुत जानते हो। परवेज मुशर्रफ बेसिकली आपको पता है वो एक एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था, जनरल था। उसको सारे जो इर्द गिर्द लोगों ने क्या कहा कि हमारी हुकूमत बिल्कुल जबरदस्त जा रही है, 100% लोग आपसे सेटिस्फाई। उसको ओरिजिनल का पता ही नहीं था,
मतलब लोग उसके कंपटीशन में क्या कुछ कर रहे थे या किस हिसाब से कर रहे थे, उसने सिर्फ इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखी, और जब बाद में रिजल्ट आया तो लोगों ने इतनी बुरी तरह उसको डिफीट किया, उसको पता ही नहीं चला, उसको बिल्कुल यही लगता था कि पाकिस्तान की अवाम 100% मेरे साथ है। वजह क्योंकि उसने कंपेटर पर नजर ही नहीं रखी कि कंपेटर क्या कंपीट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग काम कर रहे हो बड़े अच्छे लेवल पे, आपका कंपेटर आपसे भी अच्छे लेवल पे चला जाए, वो कहता है कि आपने करना क्या है, एक तो मॉनिटर करना है अपनी अचीवमेंट्स को, वो जो आपने केपीआई सेट किए हुए हैं, और आल्सो मॉनिटर द कंपेटिटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कंपेटिटर। 6 स्टेप में आप 1.5 लाइन में लिख दोगे ना तो जितने नंबर होंगे पूरे मिल जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए लिख क्या रहे हो। पहला क्या है फैक्टर, आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर, हाउ टू अचीव दीज कंपैट यानी की सक्सेस फैक्टर या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। फिर वो जो कंपेटिटिव होनी चाहिए उस कंपेटिटिव को कॉम्पिटेंस को आपने डेवलप करना है। फिर आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करने हैं ताकि वो आपको पता चले कि कितने % हमारी परफॉर्मेंस है। 5वें नंबर पर क्या था कि आपने हर एस्पेक्ट्स में डेवलप करना है अपने आप को, हर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटेंस टू नीड टू डेवलप। ये नहीं कि किसी एक चीज को डेवलप कर लो किसी दूसरी की वजह से मार खा दो। और लास्ट में क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करते रहो और साथ आपने अपने कंपेटिटर की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखनी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेंचमार्किंग, ये छोटा सा याद करना, इतना रटे रुटे नहीं लगाने, इसकी ना समरी बनाओ जान छुड़ाओ। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ना इसकी वो समरी बनवा दूं ताकि ना ये सारा रटे नहीं लगाने, बस 2-2 4-4 लाइनें। ये तो बिल्कुल बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क है एक स्टैंडर्ड सेट करना जिसके थ्रेशोल्ड, जिसके साथ आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर कर। वो नहीं छोटे, ये सारा नहीं पढ़ना, सारा नहीं पढ़ना। अब ये देखिए तो ये अभी खत्म होने लगे। इंटरनल बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग में सिर्फ मैं आपको यहां बताने लगा हूं, कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट। इंटरनल बैंक आपने परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए बेंचमार्क सेट करते हो। अब बेंचमार्क कैसे, सपोज दैट एक सेल डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, या एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट आप एक बेस्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो और उसके साथ बाकियों की कंपैरिजन कर लो। मिसाल एक सादा एग्जांपल देता हूं, टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं। अगर आप कहते हो ना जी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लोग 8 बजे आते हैं, बाकियों को भी देखो बाकी कितने बजे आते हैं, वो बेंचमार्क सेट कर दो, बाकियों की डेविएशन चेक कर लो। एक होता है ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या, परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, एक इंडस्ट्री अपने सेल डिपार्टमेंट का सेम इंडस्ट्री किसी और कंपेटिटर के सेल डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन करें। सपोज दैट हम यानी अगर आप फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और किसी और फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग के अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस उसके उसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने को ऑपरेशनल बेंचमार्किंग कहते हैं। इंटरनल कौन सा हुआ, अपना बेस्ट यूनिट जो परफॉर्म कर रहा है उसके साथ कंपेयर करना, उसको स्टैंडर्ड सेट कर रहना। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग क्या होता है, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग होता है कि जैसे हमारा सेल डिपार्टमेंट है, हमारे कंपेटिटर का भी सेल डिपार्टमेंट है, उनको आपस में कंपेयर कर। तीसरा क्या है, कंपेटिटिव, वो कहते हैं एन एंटिटी। कंपेटिटिव का मतलब है ये अपने लिहाज से कह रहा है ऑन परफॉर्मेंस इट्स ऑन प्रोडक्ट विद दोज ऑफ इट्स मोस्ट सक्सेसफुल कंपेटिटर्स। सबसे पहले एन एंटिटी माइट कंपेयर इट्स ऑन परफॉर्मेंस and its own product with those of its most successful competitor। और कस्टमर बेंचमार्किंग, कस्टमर का फीडबैक कि किस कंपनी के बारे में कस्टमर क्या फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक को आप बेंचमार्क रख लें और उस हिसाब, जैसे आईफोन की अगर हम बात करते हैं, आईफोन के बारे में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि वो उसका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना वो बड़ा कमाल है। अब आप अपने सॉफ्टवेयर को उस लेवल पर लेकर जाए या उसका जो डेविएशन है या उसके अंदर फर्क है वो खत्म करने की कोशिश करें। इंटरनल बेंचमार्किंग, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग और कस्टमर बेंचमार्किंग। इंटरनल अपने ही किसी बेस्ट यूनिट के साथ कंपेयर करना, ऑपरेशनल अपने कंपेटिटर के सेम डिपार्टमेंट से करना, कंपेटिटिव
बेस्ट कंपेटिटर के साथ कंपेयर करना और कस्टमर का फीडबैक या कस्टमर क्या फीडबैक देता है मुख्तलिफ कंपेटिटर्स के बारे में। चलें जी, ये आपने पढ़ लेना है। इससे पहले वैल्यू चेन से पहले हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसको एक नजर पढ़ के, बल्कि अभी तो एक नजर पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास क्योंकि कल आपका टेस्ट है और कल जुमेरात है ना, हाँ, तो कल आपका चैप्टर नंबर 7 और रिस्क मैनेजमेंट का टेस्ट है, प्रॉपर तैयार करके आना है। और ये भी हमारा तैयार हो गया है, इसको आपने एक नजर पढ़ोगे, ये चीजें मुश्किल है ही नहीं, ये आपने इसको समराइज फॉर्म में देखना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना इसकी वो स्लाइड्स दे दूं ताकि वो स्लाइड्स याद कर लेना काफी हो जाए, ठीक है।